मैंने प्री पार्लर का काम शुरू किया। वालिदैन पहले तो नहीं मानते थे क्योंकि हमारे फैमिली में बाहर निकलना, बाहर लड़कियों का जाना अच्छा नहीं समझा जाता था। मैंने उसके एतबार में ही आके वो जूस पी लिया। मैंने ये देखा था कि 3 लड़के एंटर हुए हैं। मुझे मेरा जिस्म, मेरे हालात इस तरह बता रहे थे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मेरी बहुत अजीबो-गरीब वीडियोज़ थी उन लड़कों के साथ, तो और अगर तुमने पुलिस को खबर की तो तुम्हारी वीडियो मीडिया तक मैं शो कर दूँगी। जी, तो उससे आधा घंटे पहले मेरे घर वालों ने मेरी वीडियोज़ देख ली थी। जी, अब मेरी दोस्त भी मुझे कहती है कि अपने घर जाओ, अपना कहीं रहने का बंदोबस्त करो, हमारी भी सोसाइटी में इज़्ज़त है, तो मैं ज़्यादा देर तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। तो अक्सर हमारे पाकिस्तानी भाई ऐसे हैं कि जो वो कहेंगे जी हम आपको पार्लर भी बनवा देते हैं, आपको रेंट पे घर भी लेके देते हैं और अभी आपकी एज भी कम है और सारी ज़िंदगी अकेले तो नहीं गुजरती। ज़ाहिरी बात है कि एक शादी भी आपने करनी होगी। अगर कोई ऐसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ वो कहे कि जी मैं आपको पार्लर भी बना के देता हूँ, मैं आपको घर भी अच्छा घर जो रेंट पे लेके देता हूँ या अपना घर लेके देता हूँ, तो अगर वो आपसे आपकी ख्वाहिशात पूरी कर दे और बाद में आपसे डिमांड रखे कि जी आप मेरे से शादी कर लें, तो आपका जवाब क्या होगा? जी, जिस तरह जैसे कि आप जानते हैं जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, इसके अलावा भी अगर कोई मेरे साथ इस ये मेरी सारी कहानी सुनने के बावजूद अगर कोई मेरे साथ खड़ा होना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत और आज हम एक ऐसी बहन के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने घर को सपोर्ट करने के लिए पार्लर बनाया और आज इनके पास ना इनका अपना घर रहा, ना अपने रहे, ना पार्लर रहा। ये सारा वाक़या है क्या? इन्हीं से जानते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ज़रा बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि आप एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और आपने अपने घर को सपोर्ट करने के लिए पार्लर बनाया। ये पार्लर पहले तो बनाया कैसे और बाद में ऐसा क्या हुआ कि ना पार्लर रहा, ना घर रहा, ना अपने रहे? जी, मेरा नाम निता है और ये मामला इस तरह शुरू हुआ कि मेरे पाला जो उनसे हैं वो दही भल्ले का स्टॉल लगाते थे। बहुत सी हमारी गरीब फैमिली थी और हम सारे बहन-भाई पढ़ने वाले थे, स्कूल जाते थे। तो हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। गुज़ारा तो हो जाता था लेकिन बहुत मुश्किल से। तो मैंने जब अपने घर के हालात देखती थी, वालिदा को देखती थी, वालिद को परेशान होता देखती थी, तो मैंने ये सारा सोच समझ के फिर मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने अपने वालिद से बात की कि मैं क्यों ना पार्लर का काम शुरू कर लूँ या कोई काम ऐसा जो कर लूँ। मैं आपको आपका ना बेटा बन के दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी तो बहन भाई मेरे छोटे थे। मैंने अपने वालिदैन को कहा कि मैंने पार्लर का काम शुरू करना है, क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे पार्लर का काम आता था। मैंने प्री पार्लर का काम शुरू किया। वालिदैन पहले तो नहीं मानते थे क्योंकि हमारे फैमिली में बाहर निकलना, बाहर लड़कियों का जाना अच्छा नहीं समझा जाता था, क्योंकि गरीब ख़ानदान की और बच्चियों के लिए इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती थी। तो वालिदैन मेरा ना बाहर निकलना अच्छा नहीं समझते थे, मुनासिब नहीं समझते थे। बहुत मनाने के बाद मुझे महीना 2 लग गए उनको मनाते-मनाते। तो मैंने अब आखिरकार मैंने अपना कशफ से कर्ज़ा लिया और मतलब आपके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि पार्लर को स्टार्ट कर सकें, उसके लिए भी कर्ज़ा लेना पड़ा? जी, मैंने बताया तो था कि घर का हमारे रेंट पे घर है, तो बड़े मुश्किल से गुज़ारा होता था, तो इसी वजह से मुझे कर्ज़ा लेना मेरे लिए ज़रूरी था। तो मैंने कशफ से कर्ज़ा लिया था और फिर मैंने पार्लर का काम शुरू किया। मेरी एक क्लाइंट थी, वो मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। इवन कि छोटा बहुत मोटा भी काम उन्होंने मुझसे करवाती थी और मेरी माने जैसे मेरी बहन ही बन चुकी हों। मतलब आपकी रेगुलर कस्टमर और वहाँ पे ही दोस्ती होगी। जी, वो मेरी रेगुलर कस्टमर और मेरी ना बहनों की तरह मुझे डील करती थी। हर खुशी-गमी पे मेरे साथ होती थी, मेरा साथ देती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके माइंड में क्या चलता है मेरे बारे में, क्या नहीं। लेकिन उनकी ये ख़ास बात थी कि वो जब भी आती मुझे यही तनाज़ा करती कि मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, मुझे अपनी खिदमत का मौका दें, मैं आपकी दावत करना चाहती हूँ। मेरी दोस्त को कि मैंने आपके घर आना चाहती हूँ, वो मेरी इस कॉल पे बड़ा खुश हुई। कहती है ठीक है आप आ जाएँ। ड्रेस पे पहुँची, उन्हें दरवाज़ा खोला और घर में सिर्फ़ वो अकेली थी उस टाइम। मतलब घर में कोई भी नहीं था? नहीं, उस टाइम घर पे कोई नहीं था। पूछा कि आपके बाकी फैमिली, बच्चे वो लोग कहाँ सारे? उसने बहाना किया कि ईद की वजह से सारे बाहर चले गए हैं, अपने गाँव चले गए हैं, तो मैं तो सिर्फ़ तुम्हारी वजह से नहीं गई। तो मैंने कहा अच्छा, मैं फिर उसी भोलेपन में कि शायद ये मेरे से इतना सिंसियर है कि ये मेरी वजह से अपने फैमिली के साथ भी नहीं गई। तो उसने मेरे लिए खाना-शाना भी बनाया और मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी, उसने मुझे कहा कि आप इस कमरे में बैठ जाएँ। दूसरे कमरे में ले गई। मैं बैठी रही वहाँ पर,
मैंने पानी वगैरह, उसने मुझे जूस दिया ला के, और मैं नहीं जानती थी कि उसने उस जूस में क्या मिलाया है क्या नहीं। जूस पिया, उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे ना अजीब सा फील होना शुरू हो गया, चक्कर से आना शुरू हो गए, मुझे सब धुंधला धुंधला सा नज़र आना शुरू हो गया। इतनी देर में मैं देखती हूँ कि एक बैठक से ना 3 लड़के निकल रहे हैं, और जो ही मैं देखती हूँ तो उस टाइम मुझे बिल्कुल होश नहीं थी। लेकिन इतना होश है आपको कि जब इंटरेस्ट, जब 3 लड़के कमरे में इंटर हुए वो आपको याद है? हाँ जी, मैंने ये देखा था कि 3 लड़के एंटर हुए हैं, लेकिन मुझे इतनी होश नहीं रही कि मैं ये भी जान सकूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं, और मुझे कुछ भी इल्म ना था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो ही 5-6 घंटों बाद मुझे होश आई, और फिर मैंने देखा तो कमरे में मैंने अपने आप को और अपनी दोस्त को ही पाया। उस टाइम कोई लड़का नहीं था वहाँ पे। उसको बहुत कहा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने 3 लड़के यहाँ पे देखे थे, पर मैं चक्कर खा के या बेहोश हो गई थी। मुझे इस टाइम समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन तुम भी उस टाइम कमरे में मौजूद नहीं थी। मेरे साथ क्या हुआ ऐसा? उसने फिर यकीन दिलाया कि शायद आपका कोई वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर मैं फिर उसके एतमाद में आकर अपने आप को संभाला, जबकि मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था मुझे। लेकिन खैर मैंने आखिर तो अपने घर आना था, मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला, रिलैक्स किया, और मैं अपने घर आ गई। ये जो ज़हन था ना, वो इस बात को मानने पे नहीं आता था कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मुझे मेरा जिस्म, मेरे हालात इस तरह बता रहे थे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। फिर उसकी कॉल आई, कहती दोबारा उसने अपने घर वापस बुलाया आप? जी, कहती आपको मेरे घर आना होगा। मैंने ना अपनी हालात को देख के और अपने आप को देख के मैंने कहा मैं नहीं आ रही आपके घर। पहले प्यार से मनाने की कोशिश की, नहीं आप घर आए, मेरी बहन नहीं, ये वो। मैं कहा नहीं सॉरी, मैं नहीं आ सकती अभी। फिर मैं कहा आऊँगी, लेकिन मौके के मुनासिबत अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक कि मैं आपके तरफ आऊँ। जिन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, और मैंने भी धमकी दे दी। मैं कहा ठीक है, जो आपसे होता है कर लें। इतनी देर में उसने मेरे वीडियो सेंड कर दी मेरी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वीडियो में मैं हूँ और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। किस तरह की वीडियोस थी जो आपके हाथ से आपका फ़ोन गिर पड़ा? मेरी बहुत अजीबो-गरीब वीडियोस थी उन लड़कों के साथ। मैं फिर डरना शुरू हो गई। उसने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारे वालिदैन को दे दूँगी तुम्हारी वीडियोस। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हारे साथ ऐसे कर दूँगी। पुलिस को अगर खबर की तब भी मैं तुम्हारा हाल बुरा कर दूँगी। तुम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं, तुम्हें मैं छोड़ूँगी। बहुत मिन्नतें की कि प्लीज़ मेरी वीडियोस डिलीट कर लो। कहती है अगर मैं तुम वीडियोस डिलीट करवाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे घर पहुंचना होगा इस टाइम। उसी के तहत मुझे फिर उसके घर जाना पड़ा, सिर्फ अपनी वीडियोस डिलीट करवाने के लिए। सिर्फ मैं अपनी इज़्ज़त बचाना चाहती थी, अपने वालिदैन की इज़्ज़त बचाना चाहती थी, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरे पे एतबार करके बाहर मुझे भेजा। वीडियो डिलीट करवाने के लिए उसके घर पहुंची, तो खैर उसने फिर वही डिमांड रखी, अगर तुम यही काम करोगी तो तुम्हारी वीडियोस मैं डिलीट करवा दूँगी, और अगर तुमने पुलिस को खबर की तो तुम्हारी वीडियो मीडिया तक मैं शो कर दूँगी। कहा कि मेरी अब वीडियोस डिलीट कर दो, लेकिन उसने वीडियोस डिलीट नहीं की। काफ़ी हमारी लड़ाई झगड़ा भी हुआ, मैंने हाथापाई तक हम नौबत आ गई थी। तो खैर मैं आखिर फिर अपने घर पहुँची हूँ। कहती ठीक है तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दी है। मुझे नहीं पता था कि हाथापाई पे उसने इतना को गुस्सा मेरे पे निकाला कि उसने मेरे वालिदैन को मेरे पहुंचने से पहले वीडियो मेरे घर पहुंच गई थी। इस बात का आपको इल्म नहीं था? नहीं, मुझे नहीं इल्म था। तो जब आप घर पहुंची फिर क्या हुआ आगे? मैं जैसे ही घर पहुंची, मेरे वालिदैन ने मेरी वीडियो देख ली, तो मेरी मामा का बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया, और वालिद भी गुस्से में खड़े हुए, और वालिद ने ना मेरी कोई बात सुनी और मार कुटाई शुरू कर दी। बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। दूसरे बहन भाइयों के ऊपर भी असर पड़ेगा तुम्हारा, वो भी कल को कोई ना कोई गलत काम कर लेंगे। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था। अच्छा, घर से बाहर निकाल हाँ दिया? जी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, कह रहे थे तुम्हारी वजह से मेरे दूसरे बच्चे भी ख़राब हो जाएंगे। तो फिर जब बाहर निकाला तो फिर कहाँ गई आप? सबसे पहले तो मैं फुटपाथ पे बैठी रही, और शायद वालिद के दिल में या वालिदा के दिल में तरस आ जाए, घर बुला लें, लेकिन वो अपने जगह वो भी ठीक थे, लेकिन उन्होंने घर नहीं बुलाया। मैं फुटपाथ पे बैठी रही, फिर लोगों की हुडिंग शुरू हो गई, लोग आते जाते बातें कर रहे।
मैं वहाँ से उठी, हॉस्पिटल में जाके रात गुजारी, और बड़ी मुश्किल रात वो थी मेरे लिए, किसी की आमद से कम नहीं थी वो मेरे लिए रात। मैंने फिर अपनी दोस्त को फ़ोन किया, बहुत नज़दीक की मेरी फ्रेंड थी और वो हमारे रिश्तेदारों में ही थी, और मुझे नहीं पता था कि मेरी वीडियो उसके पास भी है, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट बनी थी उसको सारी बातों का पता था, उससे मैं बात शेयर कर लेती थी। उसको मैंने बताया था कि मेरी फ्रेंड है, तो उसने वो मेरी वीडियो मेरी फ्रेंड को भी सेंड कर दी थी। जब मैंने अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरे साथ इस तरह हुआ, कहती मैंने मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारी वीडियो है। उसने भी यकीन नहीं किया, उसने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ वाकई में कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसके आगे मिन्नत अल्लाह की, मैंने कहा देखे तू भी औरत और मुझे भी, और मैं भी औरत, तो मुझे भी इस टाइम सहारे की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरा सहारा बनो, मेरे साथ खड़ी हो जाओ। फिर वो बहुत मनाने के बाद मानी, और आज मैं उस टाइम उसी के घर में बैठी हुई हूँ। अच्छा, अब आपने आगे ज़िंदगी पड़ी हुई है, लाइफ पड़ी हुई है, ज़ाहिर बात है अभी यंग एज हैं और शादी भी नहीं आपकी हुई और घर से भी निकल गई हैं, घर भी नहीं रहा, अपने भी नहीं रहे और कारोबार मतलब पार्लर भी आपका छिन गया आपसे, तो अभी आगे क्या सोचा है? जी, अब मेरी दोस्त भी मुझे कहती है कि अपने घर जाओ, अपना कहीं रहने का बंदोबस्त करो, हमारी भी सोसाइटी में इज़्ज़त है, तो मैं ज़्यादा देर तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने घर में रह सकूँ और अपना काम दोबारा से पार्लर का शुरू कर सकूँ। आपका मीडिया पे आने का मकसद है कि आपकी सपोर्ट कर दी जाए जिससे आप अपना पार्लर दोबारा से बना सकें। तो ये जो पार्लर बनाने में मतलब देखिए हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कितना खर्चा हो जाता है कि एक पार्लर बनाने के अंदर, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। अगर अच्छा पार्लर बनाया जाए तो 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने गुज़ारे के लिए मुझे लाख, 1.5 लाख की ज़रूरत है, ताकि मैं अच्छा थोड़ा बहुत चीज़ें लेके अपना सिस्टम दोबारा से शुरू कर सकूँ, घर भी रेंट पे ले सकूँ। अच्छा, और जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि घर भी रेंट पे लेना है, पार्लर भी बनाना है, ज़ाहिर बात है घर के लिए भी ज़रूरत है पैसों की और पार्लर की भी के लिए भी ज़रूरत है। अच्छा, हमें बताइएगा कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये वीडियो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, यूरोप में, दुबई, अमेरिका, मतलब दुनिया की हर जगह पे जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी मौजूद है वहाँ वो हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो अक्सर हमारे पाकिस्तानी भाई ऐसे हैं कि जो वो कहेंगे जी हम आपको पार्लर भी बनवा देते हैं, आपको रेंट पे घर भी लेके देते हैं और अभी आपकी एज भी कम है और सारी ज़िंदगी अकेले तो नहीं गुजरती। ज़ाहिर बात है कि एक शादी भी आपने करनी होगी। अगर कोई ऐसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ वो कहे कि जी मैं आपको पार्लर भी बना के देता हूँ, मैं आपको घर भी अच्छा घर जो रेंट पे लेके देता हूँ या अपना घर लेके देता हूँ, तो अगर वो आपसे आपकी ख्वाहिशात पूरी कर दे और बाद में आपसे डिमांड रखे कि जी आप मेरे से शादी कर लें, तो आपका जवाब क्या होगा? जी, जिस तरह जैसे कि आप जानते हैं जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, इसके अलावा भी अगर कोई मेरे साथ इस ये मेरी सारी कहानी सुनने के बावजूद अगर कोई मेरे साथ खड़ा होना चाहता है, तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो जाऊँगी। तो जी नाज़रीन, आपने बहन की कहानी सुनी है, इनकी यही रिक्वेस्ट है और यही फ़रियाद है कि इस टाइम इनका आपने एक मिसाल सुनी होगी, ना घर का ना बाहर का इंसान। तो इसी सिचुएशन में ये मौजूद हैं कि ना इनका कोई घर रहा, ना बाहर का इनका सिस्टम कोई, ये अभी आर्ज़ी तौर पे अपनी एक फ्रेंड के घर पे रह रही हैं। इनको रहने के लिए फ़ौरी तौर पर घर की ज़रूरत है, रेंट पे इन्होंने घर लेना है और अपना कारोबार दोबारा से शुरू करना है ताकि अपनी ज़िंदगी को ये गुज़ार सकें। तो नाज़रीन का ये भी कहना है कि अगर कोई ऐसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इनको सपोर्ट करेगा, इनके पार्लर बनाने में मदद करेगा और इनको घर वगैरह और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी इनका पूरा करता है और इनका इत्मीनान को जीत लेता है, तो ये शादी भी करने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन मज़ीद हमारे चैनल पे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।